हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस फिजिक्स बाय वरुण सर। बेटा, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हमने आपको एक टॉप 20 कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें ये हमारी इस सीरीज का अगला वीडियो आपके सामने है। और इस वीडियो में हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्टिंग और प्लस कॉन्सेप्ट दोनों डिस्कस करेंगे। बेटा, एक्चुअल में कुछ वीडियोस के बाद में लगा रहा कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि सर नहीं, कुछ लोग कहते हैं न्यूमेरिकल कराइए, कुछ लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट कराइए। तो बेटा अब क्या होगा कि मैं फिर वही बात करता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, तो अब के वीडियो में न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्ट दोनों के कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे और कुछ न्यूमेरिकल। तो आज का वीडियो हमारा इसी से रिलेटेड होगा। आप उस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल सॉर्टिंग भी कह सकते हो और उसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कह सकते हो, वो दोनों में आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट वो रिलेशन डायरेक्ट भी ऑप्शन दे करके आ जाते हैं और उसको अगर याद कर लिया तो वही चीज हमारा न्यूमेरिकल सॉर्टिंग भी बन जाती है। तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस याद करने होंगे विद उसी रिलेशन को आप न्यूमेरिकल भी कह सकते हो, न्यूमेरिकल सॉर्टिंग भी कह सकते हो और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कहा जा सकता है। आज का वीडियो होगा, लेकिन उससे पहले हम कल के वीडियो के कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कल की वीडियो में हमने आपको एक कमेंट बॉक्स क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे 10 न्यूटन था, यहाँ 10 न्यूटन था, ये 120 डिग्री दिया था और आपसे कहा गया था रिजल्टेंट फाइंड आउट करिए। तो सपोज दैट ये P हो गया, ये Q होगा और आपको अगर रिजल्टेंट निकालना है तो R बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा आप अप्लाई कर लोगे बेटा। ओके, अब क्या करोगे, यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर थीटा का मान 120 नोट किया, P का मान 10 न्यूटन नोट किया, Q का मान 10 न्यूटन नोट किया, तो आप आंसर अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। ओके बेटा, इसका आंसर 10 न्यूटन आ जाएगा। ऐसा कमेंट बॉक्स में सबने आंसर इसका दिया था, बट ये आंसर गलत है। दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्यों आंसर गलत है? क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू गलत है। अगर थीटा 120 नोट किया है तो गलत। एक्चुअल में यही चीज मैंने वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो वीडियो में मैंने आपको थीटा मानना सिखाया था। यहाँ पर थीटा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो आप एंगल ले रहे हो, यहाँ पर दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। हमने कहा था थीटा वहां से लेते हैं जहां दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कि इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दोगे इस तरीके से। जब आप इस वाले को थोड़ा सा आगे मूव कराएंगे तो ये आपका अब दूर हो गया, ये भी दूर हो गया, ये भी दूर हो गया। यहाँ पे एंगल आया 60, तो ये एंगल सही होगा। थीटा का मान 120 ना होगा, थीटा का मान 60 लिया जाएगा तो सही होगा। अब अगर थीटा का यहाँ पर 60 पुट अप करेंगे, 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 और 60, तो आपका आंसर बेटा क्या आएगा? देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा एक्चुअल में, अगर ये भी एफ हो और ये भी एफ हो और आपको थीटा मिल जाए तो एक और याद रखिएगा, अगर दोनों बल एफ हो, कभी भी आपको मैं एक बार बता दें, ये भी एफ हो, ये भी एफ हो और यहाँ पर थीटा फाइंड आउट हो जाए तो रिजल्टेंट का आंसर 2f cos थीटा बाई 2 होता है। इसको भी आप लोग एक सॉर्टिंग के माध्यम से नोट कर लेंगे। ये आज का एक पहला रिलेशन है, रिलेशन नंबर 1। ये न्यूमेरिकल सॉर्टिंग भी है, रिलेशन भी है, एज इट इज क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। तो ये वीडियो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन के साथ ही हमारा वीडियो भी स्टार्ट हो चुका है। और पहला रिलेशन आज का हमको याद हुआ कि अगर हमें दोनों तरफ एफ और एफ लिखा है तो रिजल्टेंट का आंसर 2f cos थीटा बाई 2 होता है। अब आप अप्लाई कर लोगे 2 इंटू 10 और cos 60 बाई 2, cos 30 का मान √3 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आया 10 √3। ओके बेटा, तो देखिए बेटा हमारा आंसर 10 √3 आया है। 10 √3 आया तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर हुआ नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारा आंसर आया 10 √3, इसलिए आंसर इसका टिक होगा नन ऑफ दिस। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। इस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको कोई कभी गलत नहीं होगा, इसको नोट करिए। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट अपने कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कल आपसे कहा था, आज बहुत धमाकेदार आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि बेटा चाहे जितने ब्लॉग जुड़े हों उसका डायरेक्ट आंसर आप एक स्टेप में कैसे निकालोगे। इस क्वेश्चन को हम कंसीडर करते हैं मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन के अंतर्गत। मतलब लड़के देखते ही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? उसका एक रीजन होता है बेटा कि आपके नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता यहाँ पर, या टीचर अपनी नॉलेज शो कर देता है। जब पढ़ाते समय वो इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए इतनी मेहनत करता है कि आप सोचते हो कि अब ये क्वेश्चन लगाएंगे नहीं क्योंकि बहुत कठिन है। इतने टेंशन ब्रेक कर देता है, इतने टेंशन ब्रेक करता है कि आप टेंशन में आ जाते हो। आपको लगता है कि ये बहुत टेंशन वाला क्वेश्चन है,
तो बेटा वो टेंशन ही हम खत्म कर देते हैं। अगर आपने कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को टेंशन की इक्वेशन ब्रेक करके लगाया है तो आज का वो टेंशन भूल जाना है, मतलब आपको स्टडी की टेंशन भूल जाना है, आपको केवल आंसर याद करना है। एक स्टेप में आंसर आने वाला है, देखिएगा बहुत धमाकेदार ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ लिया तो कोई भी ब्लॉक का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे कभी, गारंटी है। तो देखिए ऐसे ब्लॉक जो आपस में टच करते हैं, इन ब्लॉक को कहा जाता है जुड़े हुए पिंड। ओके बेटा, ओके, इन ब्लॉक्स को हम कहते हैं जुड़े हुए पिंड, कंबाइंड बॉडी बोलते हैं। और बेटा एक बात, अगर आप किसी से कनेक्टेड हो, कनेक्टेड उसी को बोला जाता है जो कभी अलग ना हो। अगर आप कनेक्टेड है और उससे अलग नहीं होना चाहते तो कोई भी फोर्स हो, दोनों एक साथ ही चलेंगे। लोग कहते नहीं मैं जिंदगी बस साथ निभाऊंगा, ये वो, आप ऐसे बहुत से लोगों से बातें किए होंगे आप लोगों ने। तो ध्यान देना, जब अगर ऐसा लॉकडाउन आ जाए, कोई भी विपत्ति आ जाए तो साथ दो, उसी को बोलते हैं जुड़ा हुआ। ये नहीं कि बल लगा आप अलग हो गए, ऐसा कुछ नहीं। कंबाइंड बॉडी तो ये ऐसा है, इन्होंने साथ जीने मरने कसमें खा चुके हैं ये, इसीलिए इनको कंबाइंड बॉडी बोलेंगे। अब कुछ भी हो जाए ये एक साथ ही चलेंगे, और जब एक साथ चलेंगे तो चलना, मूव करना मतलब एक्सीलरेशन। इनका टाइप ऑफ मोशन हमेशा सेम रहेगा, मतलब इनके एक्सीलरेशन हमेशा सेम रहेंगे। सेम रहने का मतलब है कि ये कभी अलग नहीं हो सकते। तो कभी भी गति होगी तो पूरा ब्लॉक एक साथ मूव करेगा, पूरा ब्लॉक एक साथ मूव करेगा। उस मूवमेंट को ही ए रिजल्टेंट, परिणामी त्वरण कहते हैं। ओके बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो यहां से इसका आंसर फाइंड द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, या फिर 4 किलोग्राम या 2 किलोग्राम या 6 किलोग्राम, सबके आंसर सेम आएंगे बेटा। ये क्वेश्चन भले आपको 4 लग रहा है लेकिन चारों के आंसर सेम होंगे। कोई भी ब्लॉक अलग मूव नहीं करेगा। जो 4 किलोग्राम का त्वरण होगा वही 6 का होगा, वही 2 का होगा। तो अगर इसका एक्सेशन A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, सपोज दैट कभी ऐसे लिख के आ जाए तो रिलेशन होगा A1 बराबर A2 बराबर A3 होगा। तीनों एक्सीलरेशन बिल्कुल सेम होंगे और उसी को रिजल्टेंट कहा जाएगा। ओके बेटा, उसी को रिजल्टेंट कहा जाएगा। और वो रिजल्टेंट क्या आएगा वो देखिए। तो आई होप आपको इस बात को समझ चुके होंगे। परिणामी त्वरण निकालना ही सबका आंसर है। तो यहाँ परिणामी त्वरण का हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, बस वही आंसर आएगा। ए रिजल्टेंट आपको निकालना है। तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स आपको दिख रहा हो, रिजल्टेंट माने परिणामी, तो ये जो है, ये जो फोर्स लगा हुआ है इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट। मेन फोर्स ये लगा हुआ है और इसमें टोटल मास से बस डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। एफ कितना होगा 60, m1 प्लस m2 प्लस m3, 6 4 10 2 12, 2 प्लस 4 प्लस 6 करोगे 12 आएगा, 12 पंचे 60, 5 आंसर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर भी यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, मतलब सारे आंसर एक ही है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगर ये नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाओगे कभी। तो इसको नोट करिए पॉज करके, फिर इसी कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन कराऊंगा, कोई भी ब्लॉक सिस्टम उठा करके, चाहे 2 जुड़े हो, चाहे 3 जुड़े हो, चाहे 5 जुड़े हो, चाहे 7 जुड़े हो, कितने भी ब्लॉक जुड़े हो, सारे आंसर आपको ओरल आ जाएंगे, फिगर से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई क्वेश्चन बैक नहीं करना, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अगर बुक देखोगे बहुत से फॉर्मूला याद करने पड़ जाएंगे। आज आपको वो फॉर्मूला याद ही नहीं करना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना सिखा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसको फुल देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमको एक एक चीज क्लियर हो तो बहुत ध्यान से ईयरफोन को कानों पे लगा लीजिए, सब भूल जाइए, कल वीडियो पे कंसंट्रेट करिए और बस आज के बाद कभी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इसको देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, हम अपने कॉन्सेप्ट में आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपने जान लिया कि अगर एक्सीलरेशन से रिलेशन आएगा, किसी का भी पूछा जाए, क्योंकि पूरी कंबाइंड बॉडी है तो एक साथ मूव करेगी, तो इनके चाहे A1 हो, चाहे A2 हो, चाहे A3, तीनों के आंसर सेम थे, आपने लिख भी लिया था। अब अगला क्वेश्चन सपोज आएगा, फाइंड द फोर्स बिटवीन 2 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम। मतलब हमको जो फोर्स पता करना है, 2 और 4 के बीच लगने वाला बल क्या होगा, या हम कह सकते हैं M1 M2 के बीच लगने वाला बल क्या होगा। इसी का दूसरा रूप ये भी हो सकता है कि फाइंड द फोर्स, ऐसे भी लिख के आ सकता है, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाई M2 ऑन M1। ये ध्यान देना, बाई M2 ऑन M1। ये भी लिखा हो सकता है कि M2 द्वारा M1 पर लगा बल, क्योंकि धक्का इधर से आ रहा है, M2 द्वारा M1 पर लगा बल। तो हमें बस ये देखना है किनके बीच की बात कर रहा है, किसके द्वारा किस पे लग रहा है। ये मतलब ये बस ये देखना है कि जो 2 चीज लिखी थी, 2 और 4 लिखा है, तो 2 और 4 के बीच M2 M1, बस आपको ये समझना है कि यहां पर क्या फोर्स एक्टिंग है, बस वो पता करना है। तो जिन 2 ब्लॉक के बीच में फोर्स चाहिए, बस वहां के ज्वाइंट, उस ज्वाइंट को ही ब्रेक कर दो, आंसर आ जाएगा। ब्रेक करने का मतलब है
कि देखो हम इसको ब्रेक करना है बेटा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। हमने उसको ब्रेक कर दिया ब्रेक। जब हमने उसको ब्रेक किया तो हमारा जो एफ आएगा, अब हमें क्योंकि फोर्स निकालना है तो एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर एम ए होता है बेटा। ओके, अब ए क्या होता है, हमने कोई भी मूव कर जाए, ए तो उसका डिसाइड हो चुका है, ए डिसाइड हो चुका है, ए तो तुम्हारा वही आ जाना है जो आपने एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, मेन बच रहा है वो m की वैल्यू की m एक्चुअल में वहां हम क्या ले, तो m क्या ले, ए तो डिसाइड है, ए तो यहाँ हमेशा यही यूज होगा, बस m डिसाइड करना होता है। तो बेटा अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो f निकालना है उस m के लिए आपको पता क्या करना है कि फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं। m निकालने के लिए आपको वो ब्लॉक छोड़ देने हैं जो फोर्स की ओर है, उनको छोड़ देना है, लेना नहीं है। लेना वही है जो फोर्स के अगेंस्ट है। मतलब अगर मैं एक लाइन खींच दी, एक लाइन कट कर दी, तो ये देखना है कि उस लाइन के इधर जिधर फोर्स है उधर के ब्लॉक नहीं लेने, उसके अगेंस्ट वाले लेने। जैसे ये लाइन ब्रेक है तो देखा फोर्स इधर है तो ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, केवल लेना क्या है m1। तो मतलब यहाँ पे केवल m1 लिखा जाएगा। ओके, तो आपका आंसर आया m1f बटे m1 प्लस m2 प्लस m3। लाइक अगर इसको हम सॉल्व करें तो केवल 2 उठाएंगे, वहां फॉर्मूला बनाने की भी जरूरत नहीं, केवल 2 उठाया बटे 2 प्लस 4 प्लस 6। डिवाइड में हमेशा रखना, मास हमेशा टोटल ही लिया जाएगा क्योंकि ए में वही टोटल मास है, इंटू एफ 60। तो आंसर आ गया आपका ये 12 होगा, 12 पंजे 60, 5 टू 10 न्यूटन आंसर। और बेटा ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये फॉर्मूला बनाने में 2 पेज लग जाते हैं, कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं इस फॉर्मूले को प्रूफ करने में। आप कहोगे सर हम याद कर लेंगे, तो ऐसे 100 क्वेश्चन आते हैं, अभी इतने तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे कि फॉर्मूला रट नहीं पाओगे। केवल कॉन्सेप्ट जानोगे कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है, कोई भी आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो इसको नोट करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अगला क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर सपोज दैट क्वेश्चन में ये आ जाए कि 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम के बीच का बल क्या होगा, या अगर लिख के m1 m2 m3 लिख के आ रहा है तो क्या करोगे, आपसे आ सकता है फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाई m3 ऑन m2। अगर m3 ऑन m2 आ जाए तब आप क्या करेंगे बेटा, तो हमने आपसे कहा कि केवल आपको ये देखना है कि किसके किसके बीच की बात कर रहा है, किसके किसके बीच की बात कर रहा है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ है नहीं। अब आपको m3 और m2 की बीच की बात है, यहां से एक लाइन खींच के बस ब्रेक कर दो। जब आप ब्रेक करो तो बस ये देख लो कि फोर्स के इधर, ये फोर्स था ना, ये फोर्स था, तो इधर वाला ब्लॉक कट कर देना है क्योंकि लाइन के इधर जिधर फोर्स है उधर वाले ब्लॉक छूट जाएंगे और फोर्स के लाइन खींचने का फोर्स के अगेंस्ट वाले ब्लॉक लिए जाएंगे, ये दोनों दिया जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा m1 प्लस m2 आपको लेना है, डिवाइड कर देना है m1 प्लस m2 प्लस m3 से, टोटल वाले से इंटू एफ। तो आंसर होगा 2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 4 प्लस 6 इंटू 60, ये 12 आएगा, ये 5 हो गया, 30 न्यूटन इसका आंसर हो गया। बेटा चाहे जितने ब्लॉक हो आपका आंसर बहुत क्लियरली, बहुत आसान तरीके से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए बेटा हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटी, सिमिलर भी है और डिफरेंट भी है। बेटा सिमिलरिटी है कि कॉन्सेप्ट वही लगेगा, लेकिन पहचानोगे कैसे, क्योंकि वो तो फिगर दिया है। आप कहोगे सर फिगर वाला तो समझ में आ गया, मैं तुरंत कर सकता हूं, लेकिन अगर फिगर बनाना पड़ गया तब आप बेटा क्या करेंगे। बहुत सिंपल है, जो आप लिखा हुआ बस उसको पढ़िए आप। पहले तो बहुत से लोग इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उनको लगता है कि रस्सी ने आप से खींचा और लास्ट पूछ भी रहा रस्सी द्वारा लगा बल क्या होगा। ऐसा लग रहा है कि रस्सी ने बल से खींचा भी और रस्सी द्वारा बल भी पूछ रहा है, तो क्वेश्चन गलत समझ लेते हैं। ऐसा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एम द्रव्यमान के पिंड को स्मॉल एम द्रव्यमान की रस्सी द्वारा, यहाँ रस्सी का भी मास दिया है। तो देखिए ये हो गया एक कैपिटल एम का ब्लॉक, इसको आपने एक रोप के थ्रू आपने खींच लिया। अब ये रस्सी है, बड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोप है, ये ध्यान दीजिए। रस्सी पे आधारित प्रश्न आपको कभी गलत नहीं होंगे आज के बाद, ये ध्यान दीजिएगा। आपने कैपिटल एफ बल लगाकर खींचा, तो ये जो कैपिटल एफ बल लगा वो आपने रस्सी पे लगाया है, और एक तरीके से ये स्मॉल एम रस्सी भी हो गई। ओके बेटा, ये स्मॉल एम रस्सी हो गई। अब आपको क्या करना है कि यहां 2 ब्लॉक मानते हुए सॉल्व कर देना, रस्सी को भी एक ब्लॉक ही मानना है। आपसे कह रहा है रस्सी द्वारा पिंड पर लगा बल, पिंड हो गया, ये ब्लॉक हो गया, रस्सी और पिंड के बीच का बल, तो बस यहां से ब्रेक करके आपको आंसर निकालना है, बस बात खत्म हो गई। इन दोनों के बीच का आंसर निकालने के लिए आपने ब्रेक कर दिया लाइन खींचकर। जब आपने ब्रेक किया तो फोर्स के इधर ये वाला एम है, इसको कट कर दो, फोर्स की तरफ वाला छोड़ देते हैं और उसके अगेंस्ट वाला ले लेते हैं। तो इसका आंसर हो गया एफ बराबर कैपिटल एम अपॉन एम प्लस
स्मॉल एम इंटू कैपिटल एफ, ये ऑप्शन में लिखा होगा, बस इसी को आप टिक कर दोगे, आपका आंसर आ गया। 1 स्टेप आंसर आता है इसका, कोई प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप फिगर अच्छे से ब्रेक कर सकते हो तो आपका 1 स्टेप में आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस क्वेश्चन को फिगर में ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद आंसर टिक कर देना है कि एक एम मान का पिन था, ब्लॉक था, उसको स्मॉल एम के रोप से आपने रस्सी से खींचा है, तो ये रस्सी एक ब्लॉक का काम करेगी क्योंकि इसमें खुद एक मास है। आपने कैपिटल एफ से खींचा और यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, कि ये ब्लॉक को कट कर दिया क्योंकि रोप और ऑब्जेक्ट के बीच का चाहिए था, यहाँ से कट किया और ये आपका एफ वाले को स्मॉल एम को ब्रेक कर दो, छोड़ दो, ये ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ है पीछे वाले क्वेश्चन के। बेटा मैंने आपसे वीडियो सीरीज में पहले कह दिया है कि मैं एक कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि पता चला मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, आपको अच्छे से आ गया, वो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा है और पेपर में आ गया तो आपको याद रहेगा कि सर ने वाला क्वेश्चन कराया, आप उसकी तरीके करोगे। लेकिन वो जो मेन डिफरेंट होगा वो जब तभी कर पाओगे जब दोनों क्वेश्चन एक साथ पढ़ोगे और एक जगह लिखते भी जाइएगा सारे क्वेश्चन। एक बस अगर आपको ये देखना है कि आपको इससे कितना बेनिफिट हो रहा है तो बस एक पतली सी कॉपी बना लीजिए, उसमें कुछ नहीं तो केवल क्वेश्चंस ही लिखते चले जाइएगा। पेपर तक मैं जितने क्वेश्चन करा दूं एक बार उनको जरूर से नोट करके एक जगह नोट कर लीजिएगा, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल सॉल्टिंग हो, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट रिलेशन हो, केवल ये जरूर याद रखिएगा अगर क्वेश्चन है तो उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। पेपर में बेटा बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन है, पीछे वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, उसमें केवल आपको पूरा लिख के आया था, बस इससे ये पूछा गया था रस्सी द्वारा ब्लॉक पर लगा बल, बट यहाँ पूछा गया रस्सी के मध्य बिंदु पर लगा बल क्या होगा, मध्य बिंदु। अब हमें यहाँ रोप का मिड पॉइंट भी बनाना पड़ेगा, ये रोप का मिड पॉइंट हो गया। ओके, अब जरा ध्यान देना, ये पूरा कैपिटल एम मास है पूरे रोप का है, ये स्मॉल एम मास जो रोप का है, सॉरी कैपिटल एम तो ऑब्जेक्ट का है और स्मॉल एम रोप का था। अब इसका मिड पॉइंट आपने बना लिया, आपको जिस जगह फोर्स चाहिए बस वहीं से कट करना होता है, बस ये ध्यान देना। आपको मिड पॉइंट का बल चाहिए, मिड पॉइंट पे फोर्स चाहिए, आपने इसको कट कर दिया। आज जब आपने रोप को आधा आधा कट कर दिया तो मास भी तो आधा आधा बढ़ जाएगा, m/2 m/2 m/2। अब ये क्वेश्चन हो गया जो सबसे पहला क्वेश्चन था 3 ब्लॉक के तरीके, बस और कुछ नहीं बचा। ये 1 2 3 तरीके से क्वेश्चन हो गया कि 3 ब्लॉक एक मान लीजिए और आंसर निकाल दीजिए, बात खत्म। आपने इसको यहां से ब्रेक किया तो आपको फोर्स वाला मास छोड़ देना होता है, मतलब केवल ये m/2 आपको छोड़ देना है, क्योंकि इसके इधर फोर्स के इधर केवल ये दोनों फोर्स के इस तरफ आ गए। तो इसका आंसर होगा मिड पॉइंट पे फोर्स क्या आएगा, अगर ये निकालना है आपको कि मिड पॉइंट का फोर्स क्या होगा, तो ये कट कर दिया m/2 तो ये बच गया m बच गया प्लस m बाई स्मॉल बाई m/2 बच गया। अब आपको टोटल मास करना है तो m प्लस, अब ये दोनों जोड़ोगे एक्चुअल में m प्लस m ही तो होगा, m प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल F। आप कहोगे सर ऑप्शन क्यों नहीं दिया है, ऑप्शन बेटा मैंने इसमें इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप पहले आंसर बनाओगे, ऑप्शन नहीं देखोगे। आप अपने आंसर को बना लोगे, उसके बाद जब रिलेशन वाला ऐसा कोई क्वेश्चन होता है ना तो बेटा हो सकता है कभी आपका ऑप्शन मैच ना करे। क्यों? क्योंकि उसमें अभी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हो सकता है मैच कर रहा हो, तो बस वहां से एडजस्ट करा के आंसर निकालना होता है। आंसर तो यही है, लेकिन वो ऑप्शन में किस तरीके लिखा है ये आपको देखना होगा। हो सकता है डायरेक्टली ऐसे लिखा मिल जाए, हो सकता है इसका एलसीएम ले करके सॉल्व करके उसके बाद प्रूव हो। ये ना मैच करे तो एलसीएम लेके आगे सॉल्व करके 1-2 स्टेप देखेंगे, आपको ऑप्शन मैच कर जाएगा। बट एक स्टेप पे आंसर कैसे बनाओगे ये मैं सिखा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी कठिन ब्लॉक सिस्टम हो, रस्सी का क्वेश्चन हो, आप तुरंत एक स्टेप में आंसर निकाल लेंगे, ये गारंटी है। बस आपको इन क्वेश्चनों को जो मैं बता रहा हूँ, केवल ये 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं, समझ लेने हैं। ओके बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर अगला देखते हैं। देखिए ये बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको रोप वाला, रस्सी वाला, ये बेटा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के नहीं गए हैं तो पेपर में आप इसका सोल्यूशन नहीं कर पाओगे बेटा। ये वो क्वेश्चन है जो किसी फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं होते, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, अपने आप में एक सोल्यूशन है, अपने आप में एक फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन जो पढ़ के जाता है बस वही पेपर में कर पाता है, अदरवाइज वो आंसर नहीं निकाल पाओगे, आप जल्दबाजी में गलत कर दोगे। ये बात आपको जरूर से जरूर याद रखनी है। तो बेटा ये क्वेश्चन आप देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले कहना है रस्सी है, रस्सी आपने बनाई, रोप बनाई, ये रस्सी हो गई। रस्सी के दोनों सिरों पर 1000 न्यूटन, इधर भी 1000 न्यूटन अप्लाई हो रहा है और कह रहा है दूसरे सिरे पर भी 1000 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड है। रस्सी के दोनों सिरों पर 1000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई है। आपसे कह रहा है कि इस पर उत्पन्न तनाव क्या होगा, टेंशन का मान क्या होगा। ओके बेटा, तो देखो
जो हम बात करते हैं कि टेंशन की वैल्यू बताइए, टेंशन क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत सरल क्वेश्चन है। आपको ऐसा लगा 1000 से इधर खींचा जा रहा है, 1000 से इधर खींचा जा रहा है, दोनों कैंसिल कर देंगे। ओके, दोनों कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही तो होगा कि दोनों तरफ 1000 है, अब वो 1000 से इधर खींच रहा है, 1000 इधर खींचा, दोनों को आंसर खत्म करके कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। ओके, बस यही गलती है, ये गलत हो जाएगा बेटा, यही सब लोग करते हैं और ये कर दिया बेटा तो आंसर गलत है। और 99% बच्चे यही आंसर लगाते हैं जो कि गलत है। तो बस इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपने आंसर 0 न्यूटन अगर टिक किया है तो गलत किया है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए एक बात बताइए, अब हम आपको एक ऑब्जर्वेशन बेटा, हम अधिकतर क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कराते हैं। आप अपना ऑब्जर्वेशन देखिए, रस्सी की जगह क्या करिए, आप खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथ पकड़ा दीजिए, 1000 न्यूटन से कोई इधर खींचे और 1000 न्यूटन से कोई इधर खींचे। अगर दोनों तरफ 1000 न्यूटन से खींचा है तो क्या यहाँ पे 0 न्यूटन महसूस करोगे बेटा? यहाँ आपको पता चल जाएगा कि कितना टेंशन अप्लाई हो रहा है, ये फट जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये टूट जाएंगे अगर नहीं अप्लाई होगा। तो यही महसूस रस्सी भी कर रही है, बस वो बोल के बता नहीं पा रही, उसमें तनाव हो रहा है, आप महसूस कर सकते हो उसके तनाव को। ओके, तो बस क्या है, अब इसको हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि यहाँ वो 1000 न्यूटन, यहाँ भी 1000 न्यूटन। बेटा एक बार ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपका जो आएगा तुरंत आएगा T बराबर F। अब आपको F कैसे आ जाए वो भी मैं आपको इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर है 1000 न्यूटन। पहले हम आते हैं थ्योरेटिकल, इसका थ्योरेटिकल याद करते हैं, कॉन्सेप्ट याद करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के अंतर्गत अगर रस्सी रेस्ट में है, रस्सी रेस्ट में है, रेस्ट माने स्थिर है, स्थिर है, देखो स्थिर, लिफ्ट में बताया था बेटा, लिफ्ट के क्वेश्चन में भी कहा था स्थिर लिफ्ट, रुकी हुई लिफ्ट। अगर रस्सी स्थिर है, स्थिर माने होता है साम्य अवस्था में है, रुकी हुई अवस्था में है, चल नहीं रही है, गति नहीं हो रही, 1000 दोनों ने कैंसिल किया, रस्सी अपनी जगह पे है। अगर रस्सी अपनी जगह पर रही तो याद रखिएगा उस रस्सी पर हमेशा एक बल ही, रिजल्टेंट फोर्स, एक फोर्स के बराबर बल लगेगा, वो T बराबर mg कर लो। अगर वर्टिकल है तो T बराबर mg या F। इसका आंसर 1000 न्यूटन आएगा, किसी एक फोर्स के बराबर होगा। नोट कर लेना, अगर रस्सी रेस्ट में है तो T बराबर mg मतलब एक बल जो बराबर है, बस उसी के बराबर आपको आंसर अप्लाई कर देना है। ओके, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देना। आपको अगर पास होना है तो ये क्वेश्चन जरूर याद होना चाहिए। और एक बात हम आपको इसी में बता दे रहे हैं कि आपके मन में आया होगा तुरंत एक क्वेश्चन तुरंत डेवलप होता है कि सर अगर हम यहाँ पे फोर्स को अनबैलेंस कर दें तो क्या होगा। तो बेटा अब अगर अनबैलेंस कर दोगे, अगर बैलेंस खत्म हो जाएगा तो रस्सी मूव कर जाएगी, और मूविंग रस्सी का आंसर क्या होगा ये हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ओके बेटा, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा हम अगला क्वेश्चन लेके आए आपके सामने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपने जैसे अभी आपने हमसे बात करी थी, या हमने अगले पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि दोनों तरफ फोर्स बैलेंस है, लेकिन अगर अनबैलेंस हो, एक F1 हो गया, एक F2 हो गया। अगर सपोज दैट हमने इधर 20 न्यूटन कर दें और इधर 30 न्यूटन कर दें, ध्यान देना बेटा, इधर 20 न्यूटन कर दें, इधर 30 न्यूटन कर दें, और सपोज दैट कर लो कि 10 मीटर लंबी बेटा, कि जब हम आपसे कह रहे हैं कि 10 मीटर लंबी रस्सी है, 10 मीटर लंबी रस्सी है, क्वेश्चन ये आएगा कि F1 बल से x मीटर दूर तनाव क्या होगा। तो F1 फोर्स से x आ जाओ, x आ चुके तो बच्चा L माइनस एक्स। बस आपको वो पॉइंट पता करना होता है जहां फोर्स चाहिए, बस आप उसको यहां से ब्रेक कर देना। देखो ब्रेक बस पॉइंट पता चला, फिर क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं बेटा। आपने यहां से ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद जो आपका आंसर होगा ना उसको आपको याद करना है। याद क्या करना है, हम आपको एक ट्रिक समझा रहे हैं, बस ध्यान देना। अगर कभी भी दोनों तरफ अनबैलेंस फोर्स हो तो F1 ले लो, F1 जब लेना तो उसके साथ इधर की डिस्टेंस लेना, उसके दूसरी तरफ वाली ली जाती है। जैसे हमने दूसरी तरफ का मास उठाया था वैसे ही एक्चुअली मास ही उठा रहे एक तरीके से, ये ध्यान रखिएगा। हमने L माइनस एक्स उठा लिया, नेक्स्ट क्या करेंगे आप प्लस करेंगे, और F2 वाले के साथ उधर का आप सॉल्व कर लेंगे, तो उधर के ले लेंगे तो x हो जाएगा, F2 के साथ x ले लेंगे, डिवाइड में L अप्लाई कर देंगे। ओके, ये आपका ध्यान रखेंगे, ये एक ट्रिक है। अगर इसको याद कर लेंगे सारे आंसर आपके आ जाएंगे, कभी गलत नहीं होंगे। सपोज दैट इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना चाहते हैं आप, तो F बराबर, अगर आप 20 न्यूटन ले रहे हैं तो 20 के साथ में आपको L माइनस एक्स करना होगा। अगर सपोज दैट ये 2 मीटर हो गई तो ये हो गई 8 मीटर, तो 20 इंटू 8 लिख लेंगे, और इधर आपका 30 है तो 30 इंटू बेटा इधर की बची 2, 30 इंटू 2 कर देंगे, और डिवाइड में क्या कर देंगे, डिवाइड में आपका L है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। अब ये होगा 160 और ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 10। आप आंसर ले लोगे सीधे आपका आ जाएगा 22 न्यूटन।
ये टेंसर का आंसर है बेटा। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इसी के थ्रू करेंगे, आंसर आ जाएगा। और दोनों तरफ 20-20 है तो यहाँ अप्लाई करोगे, 20 इधर करोगे, 20 इधर करोगे अगर, तो एक बार ध्यान रखना, ये आपका आंसर वही जो हमने बताया था वही आ जाएगा, आपका एफ आ जाएगा। ओके, प्रूव कर सकते हैं आप, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा। ओके, तो नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले को जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके मन में ये कॉन्सेप्ट जरूर आएगा कि अगर अनबैलेंस फोर्स है तो क्या आंसर होगा। तो बहुत सिंपल तरीका है आंसर निकालने का। अगर दोनों तरफ बराबर है तो टेंशन कहीं भी निकालोगे आप, आपका 2 आ जाएगा। ओके, टेंशन आप कहीं पर भी निकालोगे, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं करेंगे मिड पॉइंट पे। अगर दोनों तरफ बैलेंस फोर्स है तो रस्सी मूव नहीं करेगी, टेंशन हर जगह एक फोर्स के बराबर ही आना है। लेकिन अगर अनबैलेंस है तो कितनी दूर पे निकालो ये भी डिपेंड करेगा। ओके, टेंशन पूरी जगह पे हर पॉइंट पे अलग अलग आएगा अगर अनबैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स है तो कहीं पर भी टेंशन निकालो, जो फोर्स लगे होंगे बराबर बस वही आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसको आपको हमेशा याद रखना है, बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब हमने आपसे कहा है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के आज मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों डिस्कस कर दिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन में आया, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने डिस्कस कर रहा हूँ, कहोगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें बहुत से लड़के गलत कर देते हैं। इसलिए हमने आपसे कहा इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जरूर होंगे, जो आप गलत कर सकते हो वो गलत ना करो, इसलिए हमने उनको डिस्कस जरूर कर रहे हैं। तो एक कॉपी पे जरूर नोट करें। इसमें पूछा गया बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से दी जाती है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और नन ऑफ दीज। तो बेटा बहुत से लोगों को ये आ जाता है कि F बराबर ma, जैसे बल की बात आती है तो F बराबर ma हो जाता है। F बराबर ma हो जाता है तो उनको ये पता होता है कि ये सेकंड लॉ है, ये क्या है, ये सेकंड लॉ है। ओके, तो वो तुरंत टिक कर देते हैं सेकंड लॉ, बट ये गलत है। अगर आपने द्वितीय नियम टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने सोचा कि सेकंड लॉ को टिक कर दें, क्यों, क्योंकि इससे हमको केवल ये पता चल रहा है कि कितने एम में कितना एक्सीलरेशन डेवलप होगा। ये नहीं कह रहा कि एफ क्या कर रहा है, ये बताता एफ की रिजल्ट की उससे होता क्या है। बट अगर परिभाषा की बात आ जाए, यहाँ पे परिभाषा इंपॉर्टेंट है, तो डिफिनीशन मिलती है प्रथम नियम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बल को परिभाषित कौन करता है, प्रथम नियम। ओके, तो प्रथम नियम से में बल की परिभाषा प्राप्त होती है। इसको दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और अब इसी तरीके के क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए मैं एक कॉन्सेप्ट एक पेपर में लिखा रहा हूँ हर लॉ के लिए। उसमें जितने मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ बस उसको अच्छे से एक बार याद कर लोगे, कभी आंसर गलत नहीं होने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगला कॉन्सेप्ट जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कॉपी पे नोट जरूर करिएगा, जिससे कि इस तरीके के क्वेश्चन गलत ना हो। ओके बेटा, तो हम आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन गलत ना होने के लिए कॉन्सेप्ट को एक जगह लिखते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो मैं इस तरीके लिखता हूँ मतलब एक ही चीज से 3-4 क्वेश्चन याद हो जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमेशा बल की परिभाषा देता है। अगर कभी भी आ जाए बल को परिभाषित कौन करता है, डिफाइन फोर्स। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट लॉ को ऐसे लिखेंगे, आपको बहुत थ्योरी कभी नहीं लिखनी है, बस एक जगह लिख लेना कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स, हमेशा रटने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो कभी गलत नहीं होगा। सेकंड, अब डिफिनीशन ऑफ फोर्स किसने दी थी, गैलीलियो ने दी थी, क्योंकि डिफाइन ऑफ फोर्स के साइंटिस्ट कौन थे, गैलीलियो थे। ध्यान देना बेटा, ये सब कनेक्टेड है। बल की परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, बल को परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक का नाम, साइंटिस्ट हु डिफाइन फोर्स, ये अगर आ जाए तो क्या होगा, साइंटिस्ट हु डिफाइन फोर्स, तो हो जाएगा गैलीलियो। तो यहां से एक चीज ये क्लियर हो रही है कि गैलीलियो की परिभाषा को न्यूटन ने चुरा लिया था और अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से डिफाइन करा दिया था। तो एक तरीके से ये चोरी किया हुआ नियम था, इसीलिए इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी आ जाता है कि फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन, या प्रथम नियम को और क्या कहते हैं, तो प्रथम नियम एक गैलीलियो का ही चुराया हुआ कॉन्सेप्ट था। तो इसको हम ये लिखेंगे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियोज लॉ, ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियोज लॉ। ओके बेटा, और इसी क्वेश्चन में आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस होता है कि विराम में है तो विराम में है, गति में है तो गति में है, जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इफ इज इन रेस्ट इट रिमेन इन रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन इट कंटिन्यू इट्स मोशन अनलेस द फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो एक तरीके से यहाँ पे हम रेस्ट में है तो रेस्ट में, और मूव है तो मूव है। तो ये प्रॉपर्टी क्या थी, इनर्शिया। तो एक प्रॉपर्टी इनर्शिया की भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आ रही थी, तो महाशब्द भी आता है कि इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
कि प्रथम नियम को और क्या क्या कहा जाता है, तो कभी मत भूलिएगा कि जड़त्व का नियम भी प्रथम नियम है, गैलीलियो का नियम भी प्रथम नियम है, और बल की परिभाषा भी किस नियम से मिलती है, प्रथम नियम से मिलती है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिनको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप गलत कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बल की परिभाषा वाला था। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन, इसी तरीके से देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए बेटा, अगला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी क्वेश्चन है चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पे यात्री किस ओर गिरेगा। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर पहले तो ये पूछा जाता है कि किस ओर गिरेगा। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तुरंत बता देंगे कि अगर आप गाड़ी चल रही थी और सडनली अगर किसी कार में ब्रेक लग गया तो आप लोग आगे झुक जाते हैं कि नहीं झुक जाते, बताइए। तो ऑब्जर्व करके आप बता सकते हो कि अगर चलती कार बस में ब्रेक लगेगा, जैसे ब्रेक लगेगा तो आप आगे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मूव कर रहे थे और मूव करते रहना चाहेंगे तो कार तो रुक जाएगी, लेकिन आप आगे की ओर मूव कर जाएंगे। ओके बेटा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पे आंसर आएगा आगे की ओर। ओके बेटा, आगे की ओर, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में आएगा कि अगर ये किस लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, लॉ ऑफ मोशन बताना होगा। अगर कभी आ जाए कि ये एग्जांपल जो है किस लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है, लॉ ऑफ मोशन, तो मैंने आपसे कहा कि आपको लग रहा हो इनर्शिया से रिलेटेड अगर लगे कभी भी एग्जांपल, तो लॉ ऑफ मोशन किसका एग्जांपल है ये, तो आप लिखोगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब सपोज अगर आपको यहां पे आ जाए कि ये इनर्शिया का क्वेश्चन है, आपको महसूस हुआ कि ये जड़त्व का क्वेश्चन है, तो लेकिन आपसे क्वेश्चन ये आ गया कि इसका टाइप ऑफ इनर्शिया क्या होगा, किस तरीके के टाइप ऑफ इनर्शिया में आएगा, जड़त्व का प्रकार क्या होगा। जड़त्व का प्रकार, जड़त्व 3 प्रकार का होता है, गति जड़त्व, विराम जड़त्व और दिशा जड़त्व। जड़त्व का प्रकार क्या हो सकता है, देखिए पहले तो आ सकता है किस ओर गिरेगा, ये हमने बता दिया। इसी एग्जांपल को इस तरीके भी पूछा सकता है कि किस लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी जड़त्व का क्वेश्चन होगा तो लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट ही लगेगा, हमेशा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रहेगा। अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यात्री का आगे तो गिरेगा, जड़त्व का क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मोशन है, तो जड़त्व लेकिन कैसा है, टाइप ऑफ इनर्शिया भी आ सकता है। आप बहुत से लोगों को ये तो जान जाते हैं कि इनर्शिया को क्वेश्चन है, बट टाइप ऑफ इनर्शिया नहीं बता सकते हैं। ओके बेटा, तो टाइप ऑफ इनर्शिया क्या बताना है कि आप जिस वजह से आगे, मतलब जो आप पोजीशन को कंटिन्यू कर रहे हो बस वही आपका इनर्शिया है। यहाँ पे आप मोशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि पहले से मोशन में ब्रेक लगा तो आप आगे क्यों गए, क्योंकि आप उस मोशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिस चीज को आप कंटिन्यू रखते हैं बस वही इनर्शिया कहलाता है। तो ये आपका टाइप ऑफ इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति जड़त्व के अंतर्गत इसको टिक किया जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपको टाइप ऑफ इनर्शिया, तो ये 3 क्वेश्चन इस एग्जांपल पर पूछे जा सकते हैं, या ऐसे एग्जांपल पर ये 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से दिया जाता है। अब अगर आप इसको समझ चुके हैं तो हम एक अगला एग्जांपल दे रहे हैं, उसमें आपको ये तीनों पॉइंट आपको बताने होंगे। वो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है, पेड़ को हिलाने पर फल का गिरना। पेड़ को हिलाने पर फल का गिरना, ये किस पर बेस्ड है। अगर हम आपसे बात करते हैं कि पेड़ को हिलाने पर फल के गिरने से रिलेटेड क्वेश्चन कभी आ जाए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए पेड़ को हिलाने पर फल का गिरना, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप इसमें एक तरीके से देख रहे हो कि पेड़ को हिलाने पे फल गिर रहे हैं, तो पेड़ पहले रेस्ट में थे, आपने हिला दिया, दोनों रेस्ट में थे, लेकिन अब क्या हुआ, पेड़ मूव कर गया, फल अभी भी रेस्ट में, तो फल टूट करके गिर जाएंगे। तो ये आपका सबसे बड़ी बात तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। एग्जाम्पल आ जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा। सेकंड, अगर आपसे पूछा जाए कि ये टाइप ऑफ इनर्शिया पूछ लिया जाए, इसमें टाइप ऑफ इनर्शिया क्या है, इसमें पहले से रेस्ट में है और रेस्ट को ही रखना चाहता है, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये 2 चीजें आपको पहचाननी होगी किसी भी एग्जाम्पल में। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको जरूर आना चाहिए। क्लियर है, तो इसको नोट कर लेंगे, बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए बेटा, जो हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, देखिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए बेटा संवेग परिवर्तन की दर और संवेग परिवर्तन, ये 2 वर्ड बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसलिए हम आपको एक साथ लिख रहे हैं। हमने आपसे कहा था मैं वो वीडियो में वो सब क्वेश्चन आपको एक पॉइंट लिखा दूंगा जो डाउट
क्रिएट करते हैं, जो डाउटेबल क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं और आप उसके आंसर को मिसमैच कर देते हैं। वो सारे क्वेश्चन अगर आप एक जगह लिख लोगे और पेपर देने के पहले एक बार पढ़ के चले जाओगे, रट के चले जाओगे, तो बेटा मैं गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट करते हैं एयरफोर्स में और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से आप उसको क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रिपीट करते हैं, बस उसका डाउट क्लियर होना चाहिए। आप कभी गलत आंसर नहीं करोगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा डाउटेबल क्वेश्चन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है संवेग परिवर्तन की दर, और यहां लिखा है संवेग परिवर्तन, मतलब ये इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, ध्यान दो। तो अगर इसके बाद में दर वर्ड आ जाए, रेट वर्ड आ जाए, चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ साथ रेट वर्ड आ जाए, तो उसको होता है रेट ऑफ चेंज। देखो ये चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, डेल्टा पी ये भी है, ये भी डेल्टा पी, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, लेकिन अगर इसमें डिवाइड बाई टी हो गया तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा पी होता है केवल चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन। और अगर किसी भी चीज में दर का मतलब होता है टी से डिवाइड कर देना, अगर टी से डिवाइड हो गया तो वो दर बन जाता है, रेट बन जाता है। तो डेल्टा पी बाई टी होता है इक्वल टू एफ। तो हमारा आंसर होगा वो किसके बराबर होगी, बल की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगाए गए बल के बराबर होती है। यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है, यही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द्वितीय नियम आपसे कभी भी आ जाए तो द्वितीय नियम होता है संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। तो ये ध्यान देना, अगर दर वर्ड है तो आंसर फोर्स होगा, इसका आंसर होगा फोर्स, बल। लेकिन अगर केवल संवेग परिवर्तन है, जरा ध्यान देना, अगर केवल रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है तो डेल्टा पी हुआ, तो अगर केवल डेल्टा पी निकालोगे तो एफ इंटू टी हो जाएगा और इसका आंसर हो जाता है आवेग, इंपल्स। तो बेटा ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। तो बेटा बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत तेज आंसर टिक किए जाते हैं तो जल्दबाजी में गलत होने वाले हैं, इसलिए गलत है क्योंकि इनको एक साथ नहीं पढ़ लो। जब पढ़ो तो एक साथ पढ़ो, कभी गलत नहीं होगा। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। इस एक्सरसाइज को 5 मिनट जरूर बोलिए। संवेग परिवर्तन की दर बल, संवेग परिवर्तन आवेग, संवेग परिवर्तन की दर बल। तो दर वर्ड बोलने का फोर्स आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा फोर्स, और ओनली चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा इंपल्स। ये जरूर से जरूर याद करिएगा, नहीं तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पेपर के लिए, ध्यान रखिएगा। तो इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, एक बार ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा कि क्रिकेट का खिलाड़ी जो होता है वो कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे खींच लेता है, क्यों खींच लेता है। देखिए हम एक ऑप्शन से करा रहे हैं जबकि इसके 5-6 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ी बात है ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वहां क्या क्वेश्चन आता है वो बात की बात है, बस कॉन्सेप्ट याद कर लेना बेटा और उसके बाद एडजस्ट अपने आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करूंगी। लेकिन कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा, लेकिन एक पूरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खिलाड़ी कैच लेते समय हाथों को पीछे खींचता है, इस तरीके से पीछे खींचता है, इस तरीके से या आगे ऐसे खींचता है, क्यों खींचता है। ओके, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हाथों को पीछे खींचने का कॉन्सेप्ट है इसलिए क्योंकि बॉल जब आ रही है तो कैच लेने के बाद बॉल रुकेगी जरूर। सपोज अगर बॉल अपने 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है और उसको फाइनली रुकना है तो 0 होना है, ये V1 हो गया। तो इसका डेल्टा पी तो कांस्टेंट है कि उसको रुकना ही रुकना, क्योंकि हम बदलेगा नहीं, और जो डेल्टा पी का चेंज आना है वो रुकना है, चाहे वो यहाँ रुके और चाहे वो यहाँ रुके, रुकना है। तो डेल्टा पी या डेल्टा पी कांस्टेंट। बट अगर वो यहाँ रुक रही है और यहाँ रुक रही है, अंतर है। ये हो गया 5 सेकंड, थोड़ा पीछे खींचोगे हो सकता है 6 सेकंड हो जाए। पीछे खींचने में क्या होगा, पीछे खींचने में आपका टाइम ज्यादा हो जाएगा। टाइम थोड़ा सा अगर भी ज्यादा हुआ तो F बराबर डेल्टा पी बाई टी लगाने से पता क्या होगा, ये तो तुम्हारा उतना ही है, मान लो ये 10 था तो 10 ही रहा, लेकिन अगर समय बढ़ा F प्रोपोर्शनल टू 1/t से अगर t ज्यादा हो गया तो F कम हो जाएगा। मतलब हाथों पर जो जर्क लगेगा, जो बॉल फोर्स लगाएगी हाथों पर, वो कम हो जाएगा, लेस फोर्स हो जाएगा, जिससे हम बॉल हमारे हाथों पे लेस फोर्स अप्लाई करेगी। अगर आप हाथों को पीछे खींचोगे तो हाथों में जर्क कम लगेगा, झटका कम लगेगा, बल कम लगेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर थोड़ा भी एडजस्ट करने का समय मिल गया, थोड़ा भी मूव करने का समय मिल गया तो बल कम हो जाता है, बल का इफेक्ट कम हो जाता है, उसी को बोलते हैं। तो जैसे टाइम ज्यादा हो गया तो लेस फोर्स लगेगा। ओके बेटा, अब हम इसी को बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट, इसका मतलब हुआ कभी भी आंसर आ जाए कि किस पर आधारित है, तो ये आवेग, इंपल्स बेस्ड क्वेश्चन हुआ। इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर देना है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि एक कांच का गिलास छोड़ते हैं तो फर्श पर टूट जाता है जबकि गीली मिट्टी पर नहीं टूटता है, क्यों। फर्श पर गिरने से टूट जाता है, कांच का गिलास फर्श पर गिरने से टूट जाता है, लेकिन गीली मिट्टी पर गिरने से नहीं टूटता है, या बगीचे में गिरने से नहीं टूटता है, क्यों।
अब ध्यान देना, अगर वो गिरेगा तो रुकना है, उसको डेल्टा पी कांस्टेंट है, लेकिन अगर जब वो फर्श पे गिरेगा तो जरा सा भी एडजस्ट नहीं करेगा, जरा सा भी मूव नहीं करेगा, नीचे नहीं जाएगा, मतलब टी उसका और नहीं बढ़ सकता, तो वहीं पर जब टकराएगा तो एफ ज्यादा हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर वो गीली मिट्टी पे गिरेगा, ध्यान देना, जैसे वो गीली मिट्टी पे गिरा थोड़ा सा दब गया, अगर थोड़ा भी दबा, थोड़ा भी उसको एडजस्ट करा, थोड़ा भी समय बढ़ गया, समय बढ़ा, फोर्स कम हो गया, तो वहां पर गीली मिट्टी में टूटने से वो बच जाता है, क्योंकि फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है। और अगर हार्ड चीज पे कोई चीज गिरती है तो वो एडजस्ट नहीं करती है, वो जरा सा भी मूव नहीं करती, जैसे हाथ पीछे हो सकता है लेकिन जमीन पीछे नहीं होगी, तो वो बल कम नहीं होता है, बल का इफेक्ट बढ़ जाता है, तो इस वजह से टूट जाता है। ओके बेटा, तो ब्रेक होना फोर्स पे बेस्ड नहीं है, फोर्स एक तरीके से ब्रेक होना जो होता है वो इंपल्स पर बेस्ड है। फोर्स कभी कभी उतने फोर्स पे चीजें नहीं टूटती हैं, और कभी कभी उससे ही फोर्स से चीजें टूट जाती हैं। डिपेंड करता है कि इफेक्ट, बल का प्रभाव, बल का इफेक्ट ही एक तरीके का इंपल्स होता है। कभी कभी हम बहुत ऊपर से गिरते हैं और हमारी हड्डी नहीं टूटती है, तो हो सकता है उस समय मूवमेंट हो गई हो, मूवमेंट मिल गई हो। कभी कभी जरा दूर से गिरने से हड्डी टूट जाती है, हो सकता है उस समय बिल्कुल भी मूवमेंट ना मिल पाई हो, चीजें ब्रेक हो गई। तो ये इंपल्स का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अब जो हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार रिपीट कर चुका क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर से जरूर आप लोग नोट कर लीजिए। इतना कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन है, एक भारी है और एक हल्की गेंद है, एक समान गतिज ऊर्जा से गतिमान है, किसका संवेग अधिक होगा। अगर एक भारी और एक हल्की है और सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही है, ध्यान देना, सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही है, तो कल रिलेशन आपने पढ़ा था K बराबर P²/2m। यहां से आप जानते हो कि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई, जरा हम इसको प्रूफ करते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम K1 बराबर K2 कर लोगे तो P1²/2m1 बराबर P2²/2m2, 2 से 2 कट गया क्योंकि मास अलग अलग है, ध्यान देना। अब आपने इसको सॉल्व किया तो P1/P2 बराबर √m1/m2 आ जाएगा। एक तरीके से P प्रोपोर्शनल टू √m आ जाएगा, मतलब कि अगर m ज्यादा तो P ज्यादा, m ज्यादा तो P ज्यादा, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम चल रही है, ध्यान देना, तो P ज्यादा तो m ज्यादा। इसको नोट कर लो कि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए तो P प्रोपोर्शनल टू √m होगा, तो लिख लो m ज्यादा P ज्यादा, बस इसको याद करो, m ज्यादा P ज्यादा। तो इसका आंसर क्या होगा, जो भारी गेंद है उसका संवेग अधिक होगा, इसका आंसर हो जाएगा भारी गेंद का संवेग ज्यादा होगा। ये ध्यान देना, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो भारी गेंद का मोमेंटम ज्यादा होगा, हैवी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। रिलेशन, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आप जैसे काइनेटिक एनर्जी सेम हो बस इस तरीके से न्यूमेरिकल अप्लाई करना। P1/P2 बराबर √m1/m2 सेम लिख दे रहे, काइनेटिक एनर्जी सेम, तो आपको तुरंत फॉर्मूला अप्लाई करना, P1/P2 बराबर √m1/m2। अगर सपोज दैट न्यूमेरिकल में रेशियो वगैरह आ जाए तो ये अप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। थ्योरेटिकल इस तरीके क्या आता है, न्यूमेरिकल इस तरीके क्या आता है इस कॉन्सेप्ट का। ओके बेटा, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी का इनवर्स क्वेश्चन है। ऐसे दो क्वेश्चन एक जगह लिखे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन वही है, एक भारी है और एक हल्की है, लेकिन यहाँ संवेग समान है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है संवेग समान, यही डाउट हो जाता है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ एक वर्ड चेंज हुआ है, जरा आप ध्यान देंगे तो बस एक वर्ड चेंज हुआ है। यहाँ मोमेंटम सेम है, पिछले वाले में काइनेटिक एनर्जी सेम थी। तो अगर रिलेशन अभी भी वही है, K बराबर P²/2m, लेकिन अगर P कांस्टेंट कर दोगे तो K प्रोपोर्शनल टू 1/m आ जाएगा। और आप अगर न्यूमेरिकल है तो तुरंत लगा लोगे K1/K2 बराबर m2/m1। या इनवर्स का रिलेशन है, एक्चुअल में अगर इनवर्स का रिलेशन है तो अगर m ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और हम अगर m कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पूछा गया है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसी की होगी जिसका m कम होगा तो m आंसर। हल्की वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कम होगी या हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा कम होगी। यहाँ इनवर्स का रिलेशन है, m ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी कम, m कम तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। इनवर्स का आंसर है, यहाँ पे उल्टा आंसर टिक किया जाएगा। ओके बेटा, तो इसीलिए जो मोटे लोग होते हैं वो तेज दौड़ नहीं पाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जिसका m ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम उसका m जो हल्का होता है वो तेज दौड़ लेता है, जो भारी होता है वो धीमे दौड़ पाता है। ओके, तो ये रिलेशन हमेशा ऑब्जर्वेशन से भी बेस्ड हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो बेटा इट्स टाइम टू कमेंट बॉक्स क्वेश्चन। अब हम कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को दे रहे हैं और इसको अच्छे से आपने अगर वीडियो समझा होगा तो आंसर बता पाएंगे। हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं आपके सामने 3 ब्लॉक है, M1, M2 और M3। ये तीनों ब्लॉक जो है वो रस्सी के माध्यम से कनेक्टेड है, तीनों जुड़े हुए पिंड है, तीनों रस्सी के माध्यम से कनेक्टेड है। फिर हमने इनको एक रस्सी या कह लो या कुछ भी कह लो, इसको हमने एक फोर्स 32 न्यूटन फोर्स से खींचा है, 32 न्यूटन फोर्स से इसको खींचा जा रहा है। ये तीनों ब्लॉक रस्सी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो अब आपसे कह रहा है फाइंड द T1 रस्सी में उत्पन्न तनाव T1 क्या होगा। ओके बेटा, ऐसे T2 पूछा जाएगा लेकिन हमने केवल T1 पूछा है। फाइंड द T1 क्या होगा। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका आंसर जरूर आना चाहिए। और एक बार मैं कमेंट बॉक्स जरूर चेक करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये आपके सजेशंस पे बेस्ड वीडियो भी रहते हैं, तो ध्यान दीजिए बहुत ज्यादा सजेशन अगर आप देंगे तो वीडियो अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से करते चलिए। मैं खुद आपको इंपॉर्टेंट चीजें का ही वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो एक बात जाइएगा, डिमांडिंग ना बनिए। आप बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे तो फिर आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। आप बस एक सीरीज को फॉलो करते चले जाइए, मेरे अकॉर्डिंग पेपर जरूर आपका निकल जाएगा, ये गारंटी है। ओके बेटा, तो वैसे मैंने आज प्रैक्टिस किया कि आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दोनों को मिला करके वीडियो बनाया जाए, और दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं मैंने। तो अगला वीडियो भी इसी से रिलेटेड होगा, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए जय हिंद।